आज हम स्माइलमैन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में एक जंगल में एक आदमी जमीन पर पड़ा होता है। तभी वहां पर चिदम्बरम नाम का एक बंदा आता है जो कि देखता है कि वो लाश उसके साथी की ही थी। तभी वहां से एक ट्रक जाता रहता है जो कि किलर का था। जब चिदम्बरम उसे देखता है तो उस ट्रक का पीछा करने लगता है। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद में किलर उसके पास आता है और चिदम्बरम पर हमला कर देता है। फिर हमें डायरेक्टली 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं चिदम्बरम जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो एक सपना देख रहा था। तभी उसके पास में उसकी डॉक्टर उसे मिलने आती है। डॉक्टर उसे बताती है कि एक्सीडेंट के बाद वह धीरे धीरे ठीक तो हो रहा है लेकिन अब उसे अल्जाइमर नाम की एक बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी की वजह से वो 1 साल के अंदर अंदर अपनी सारी याददाश्त खो बैठेगा। और उसे ये भी बताती है कि अगर उसने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो वो अपनी सारी यादें जल्दी ही भूल जाएगा। अब जब चिदम्बरम को ये बात पता चलती है तो वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की और इसी के साथ वो अपने करियर में किए गए सारे केसेस को सिस्टम में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है ताकि उसे याददाश्त जाने के बाद भी अपने बारे में पता रहे। इसी के साथ हमें ये बात पता चल जाती है कि चिदम्बरम एक ऑफिसर था और उसने कई सारे सीरियल किलिंग केस को सॉल्व किया है। अब वो उन सभी केसेस को एक बुक में पब्लिश करता है और उसी के सम्मान में उसे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल जाता है। फिर मीडिया वाले उसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं क्योंकि उसकी बुक का सबसे बड़ा केस का चैप्टर उसने खाली छोड़ दिया था जो कि बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। द स्माइल मैन जो कि एक डेंजरस सीरियल किलर था। असल में बात ये थी कि सालों पहले चिदम्बरम की टीम का एक आदमी वेंकटेश्वर ने स्माइल मैन का एनकाउंटर कर दिया था और उस केस को उस टाइम पे बंद भी कर दिया गया था। तो फिर चिदम्बरम ने अपनी बुक में उसका चैप्टर खाली क्यों छोड़ा और यही मीडिया वालों का सवाल था। इतना ही नहीं, जब वेंकटेश्वर ने स्माइल मैन का एनकाउंटर कर दिया था उसके बाद वह खुद भी गायब हो गया था और किसी को भी ये बात पता नहीं चली कि उसके साथ क्या हुआ है। खैर उसके बाद में मीडिया वालों के सवाल की वजह से जो चिदम्बरम था उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं पर चिदम्बरम की डॉक्टर भी मौजूद थी जो कि उसको बाहर लेकर चली जाती है। जब वो बाहर लेकर जा रही थी उसी वक्त अरविंद नाम का एक बंदा उसके पास आ जाता है। ये अरविंद वेंकटेश्वर का ही बेटा था। अरविंद एक सीबीआई ऑफिसर बन चुका है। अरविंद चिदम्बरम से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है वेंकटेश्वर के बारे में। अब चिदम्बरम को भी कुछ कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है तो फिर वो अरविंद से ये कहता है कि मुझे कुछ भी याद आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। चिदम्बरम डॉक्टर के कहने पर पूरे दिन भर की बातों को रिकॉर्ड भी करता था ताकि उसे ये बात पता चलती रहे कि उसे आगे क्या करना है क्योंकि वो हर बात को भूल जाता था। इसलिए घर पहुंचकर चिदम्बरम अपनी सारी यादें रिकॉर्ड करता है। इसके बाद चिदम्बरम विरिया नाम के एक बंदे के पास जाता है जो कि पहले उनकी ही टीम में था लेकिन अब रिटायर हो चुका है। चिदम्बरम विरिया से कहता है कि तुम मेरे सारे केसेस में जितने भी क्रिमिनल्स थे जो कि पैसे खिलाकर बच गए थे उनकी पूरी डिटेल्स मुझे ला कर दो। विरिया उसे 4 क्रिमिनल्स के डिटेल को ला कर देता है। तो विरिया को एक और काम देता है कि तुम्हें इन पर नजर भी रखनी होगी कि ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब कुछ। इसके लिए चिदम्बरम उसे कुछ पैसे भी देता है। अब चिदम्बरम उन क्रिमिनल्स पर खुद भी नजर रखना शुरू कर देता है क्योंकि हो सकता था कि उनमें से ही कोई किलर हो। उन क्रिमिनल्स में से एक रात के टाइम पर अपने घर जा रहा था तभी उससे कोई ट्रक पीछे से टक्कर मार देता है और ये जो ट्रक था वो किसी और का नहीं था बल्कि किलर का ही था। तो अब किलर उसे मारकर किसी कच्चे के डब्बे में उसको फेंक देता है। सुबह जब लाश सबको दिखती है तो सभी बहुत घबरा जाते हैं। इस हादसे के बाद शहर में हलचल हो जाती है। सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि क्या स्माइल मैन वापस आ गया है। लेकिन यहाँ सब इस बात से कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि स्माइल मैन का एनकाउंटर तो 5 साल पहले ही कर दिया गया था और इस केस को सॉल्व भी कर दिया गया था। लेकिन अब ये मर्डर किसने किया है, ये स्माइल मैन है या फिर कोई और उसकी नकल कर रहा है। अब ये केस अरविंद को दिया जाता है। अरविंद स्माइल मैन की जांच में लग जाता है। अब वो उसकी सारी पुरानी फाइल्स को खंगाल लेता है। वो चिदम्बरम को भी कॉल करके उनसे स्माइली मैन की सारी डिटेल्स लेता है क्योंकि चिदम्बरम ने अपने सर्विस टाइम पर इस केस पर बहुत ज्यादा काम किया था। चिदम्बरम से बात करके हो सकता था कि अरविंद को कोई क्लू मिल जाए क्योंकि चिदम्बरम ने स्माइली मैन को पकड़ने के लिए बहुत टाइम तक इन्वेस्टिगेशन की थी। तो जब अरविंद चिदम्बरम से इस बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैं अपने डॉक्टर से बात करके आपको बताऊंगा, अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। उसके बाद जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है तो वो साफ मना कर देती है। फिर बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद में चिदम्बरम मान जाता है कि वो इस केस में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट डे चिदम्बरम इतने सालों के बाद पहली बार ऑफिस जाता है तो सभी उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर चिदम्बरम जल्द से अपनी केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। दूसरी तरफ हमें विरिया को देखते हैं जो कि उस क्रिमिनल की मौत की खबर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिदम्बरम को कॉल करता है और पूछता है कि सर ये तो वही आदमी था जिसको हम फॉलो कर रहे थे। चिदम्बरम कहता है कि हाँ, लेकिन तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस बाकी के लोगों को फॉलो करते रहो।
वीरिया पूछता है कि सर, जब आप उन्हें फॉलो कर रहे थे तब क्या कोई और भी उसको फॉलो कर रहा था? तो चिदम्बरम कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा किसी को भी नहीं देखा। उसी टाइम पे न्यूज के जरिए ये बात भी सबको पता चलती है कि अगर 5 साल पहले स्माइली मैन का एनकाउंटर हो चुका है तो फिर ये कौन है, और अगर ये स्माइली मैन है तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने हम सबसे झूठ कहा था और वेंकटेश्वर ने किसी और को बलि का बकरा बना दिया था और उसका एनकाउंटर कर दिया था? फिर लोग पुलिस पर और ज्यादा सवाल उठाने लगते हैं और पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने का और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो कि जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि वही स्माइली मैन है। सभी उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन सिवा उसे देखते ही बता देता है कि वो स्माइली मैन नहीं है। अब सीन में चेंज आता है। अब हम विद्या को देखते हैं जो कि रात में कहीं जा रहा होता है, तभी एक ट्रक उसे फॉलो करता रहता है। तो विद्या को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो जल्दी से अपने घर चला जाता है। फिर जब वो घर के अंदर चला जाता है तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। फिर बाहर से आवाज आती है कि वो चिदम्बरम है, गेट खोलो। विद्या को आवाज में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है तो वो समझ जाता है कि वहाँ चिदम्बरम नहीं है, कोई और है। विजय जल्दी से चिदम्बरम को कॉल करता है और पूछता है कि सर, क्या आप मेरे घर के बाहर खड़े हो? तो चिदम्बरम कहता है कि नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ। यानी विजय का शक सही होता है और वो दरवाजा नहीं खोलता है। लेकिन गलती ये हो जाती है कि विजय मेन गेट तो बंद कर देता है, लेकिन पीछे का दरवाजा उससे खुला छूट जाता है, जिससे किलर अंदर आ जाता है। अब चिदम्बरम भी ये समझ चुका था कि वीर्या खतरे में है और वो अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से उसके घर के लिए निकल जाता है। चिदम्बरम वीर्या के घर तो पहुंच जाता है, लेकिन बीमारी के चलते वो समझ ही नहीं पाता कि वो घर सही है या नहीं। चिदम्बरम दरवाजा खटखटाता है जानने के लिए कि वो घर वीर्या का है भी या नहीं। तभी किलर घर के अंदर से कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई वीर्या नहीं रहता है। फिर चिदम्बरम अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि किलर ने वीर्या की जान ले ली है। यहाँ बहुत सोचने के बाद में चिदम्बरम को याद आता है कि अरे, वो तो सही घर में आया था, फिर उस आदमी ने मुझे मना क्यों किया? चिदम्बरम जल्दी से वापस उसी घर में जाता है जहां अब की बार उसे दरवाजा खुला मिलता है। जब चिदम्बरम घर के अंदर जाता है तो विद्या उसको वहां पर नहीं मिलता और पीछे का दरवाजा भी खुला था। चिदम्बरम समझ जाता है कि किलर ने विद्या को मार दिया है और उसकी बॉडी ठिकाने लगाने चला गया है। चिदम्बरम अरविंद को जल्दी से कॉल करके सभी जगह पर नाकाबंदी करने के लिए कह देता है। सभी रास्ते, चौराहे, सभी जगह पुलिस को तैनात करने के लिए भी कहता है, क्योंकि ये किलर बॉडी को पब्लिक प्लेस में ही ठिकाने लगाता था। अब सारे पुलिस वाले सभी जगह पर तैनात हो जाते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर एक ऑटो ड्राइवर पर पड़ती है जो कि वीरिया की लाश को रेलवे ट्रैक पर रख कर जा रहा था। तभी सभी पुलिस वाले उस ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ लेते हैं और बॉडी की भी जांच करते हैं, जो कि उसी तरीके से मारा गया था जैसे किलर उन्हें मारता था। तो सभी ये समझते हैं कि वो ऑटो ड्राइवर ही किलर है। तो पुलिस वाले उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन ऑटो ड्राइवर बार बार यही बात बोलता है कि उसे नहीं पता कि ये लाश उसके ऑटो में कैसे आई। मैं तो बस सिग्नल पर रुका हुआ था, तभी वहां पर धुआं धुआं सा हो गया। दम घुटने की वजह से जब मैं ऑटो से बाहर निकला खांसने के लिए, जब वापस मैं ऑटो में आया तो मैंने देखा कि ये लाश वहां पर थी। मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने इसे नहीं मारा है, मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन है। मैं तो डर गया था, इसलिए इसे ठिकाने लगाने आ गया था। तभी आप लोगों ने मुझे लाश के साथ पकड़ लिया और वो धुआं भी मेरे ऑटो के पास एक ट्रक में से निकल रहा था। उस ट्रक में से एक अजीब सा गाना भी चल रहा था। अब ऑटो ड्राइवर के बार बार एक ही जवाब देने की वजह से पुलिस वाले कैमरा चेक करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो ऑटो ड्राइवर सच कह रहा था और उसी ट्रक वाले ने लाश उसके ऑटो में डाली थी। अब अरविंद भी विरिया के घर की तलाशी अच्छे से लेता है और उसकी बेटी से भी पूछताछ करता है। तो उसकी बेटी अरविंद को बताती है कि सर, मेरे पापा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास मेरी फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। बट थोड़े टाइम पहले अचानक से उनके पास काफी सारे पैसे आ गए थे और उन्होंने मेरी फीस भी भर दी थी। ये वही पैसे थे जो चिदम्बरम ने उसे दिए थे और वो उसे वो फाइल भी दिखाती है जो कि विरिया ने चिदम्बरम के कहने पर बनाई थी और इस फाइल्स में एक बंदे की मौत भी हो चुकी है। अब अरविंद विरिया के मोबाइल को भी चेक करता है जिसमें लास्ट कॉल चिदम्बरम का ही था। अरविंद का पूरा शक चिदम्बरम पर होता है क्योंकि उसकी कॉल की टाइमिंग वही थी जब मर्डर हुआ था। अरविंद को लगता है कि कहीं चिदम्बरम ही स्माइल मैन तो नहीं है। वो सारी चीजें, फाइल्स, पैसे, मोबाइल, जो कुछ भी उसके पास था वो चिदम्बरम को दिखाता है और चिदम्बरम को कहता है कि देखिए सर, आप मेरे सीनियर है और आप मेरे पापा के फ्रेंड भी थे, तो मैं आपकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अभी मैं एक ऑफिसर होने के नाते और लोगों की सेफ्टी का मामला होने की वजह से मैं इन सारे सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। इन सबूतों के हिसाब से मेरा पूरा शक आप पर ही जाता है। आप मुझे ठोस कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए और आप बताइए कि स्माइली किलर और मेरे फादर के बीच में क्या हुआ था।
अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको अरेस्ट करने में पीछे नहीं हटूंगा। चिदम्बरम उसे बताने लगता है 5 साल पहले जब स्माइल किलर का आतंक हद से ज्यादा बढ़ चुका था और कोई भी केस को हाथ भी नहीं लगाना चाह रहा था, तब वेंकटेश ने एक फैसला लिया था कि हम किसी गरीब को स्माइली किलर बनाकर उसको लोगों के सामने ले आएंगे। इसके बदले उसके घर वालों को हम 15 लाख रुपए दे देंगे। अब सभी के सामने उस बेचारे को स्माइली किलर साबित करके वेंकटेश्वर ने उस आदमी का एनकाउंटर कर दिया। जब उस गरीब आदमी की वाइफ को इस बारे में पता चलता है तो वो चिदम्बरम के पास जाती है और उसे 15 लाख रुपए वापस करके ये कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे पति को मुझे लौटा दो। उस बेचारी को शायद ये लग रहा था कि उसका पति अभी जेल में है, बट उसे नहीं पता था कि वेंकटेश्वर ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। जब चिदम्बरम को ये पूरी बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में हो जाता है। वो जाकर वेंकटेश्वर से बात करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इंसान की जान लेने का हक सिर्फ भगवान को होता है और किसी और को नहीं। क्या तुमने उस बेचारे गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे मार डाला? वेंकटेश्वर बोलता है कि देखो यार, गरीब था, अगर पूरी जिंदगी भी कमाता तो इतने सारे पैसे नहीं कमा सकता था। मैंने तो उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकाला है। अब स्माइल किलर भी रुक जाएगा क्योंकि अब उसे कोई डर ही नहीं है और वो आराम से घूम सकता है। तुमने किसी बेगुनाह को मारकर गुनहगार को आजाद घूमने की छूट दे दी है। कल को अगर ये बात सबको पता चलेगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वेंकटेश्वर थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो चिदम्बरम को झूठ कहता है कि स्माइली किलर ने मुझे जंगल में मिलने बुलाया है। तो जब चिदम्बरम उसके साथ जंगल में जाने लगता है, लेकिन यहाँ तो वेंकटेश्वर चिदम्बरम को ही मारने के लिए उसे वहां पर लेकर गया था। वो कहता है कि मेरा सच सिर्फ तुम जानते हो, तुम ही नहीं रहोगे तो ये राज राज ही रहेगा। ऐसा कहकर वो चिदम्बरम को मारने ही वाला होता है कि तभी अपने बचाव में चिदम्बरम उसे ही मार डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेंकटेश्वर को स्माइली किलर ने नहीं मारा था, बल्कि चिदम्बरम ने ही मारा था। तभी वहां असली किलर सच में आ जाता है और चिदम्बरम पर हमला कर देता है। खैर उसके बाद में प्रेजेंट डे में सारी सच्चाई जानकर अरविंद एकदम हैरान और दुखी हो जाता है। उसने तो अपने पिता को एकदम हीरो माना था, लेकिन वो तो इतने बुरे इंसान निकले। लेकिन पूरी बात सुनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसे ये बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि चिदम्बरम जो कह रहा है वो सही कह रहा है। इसलिए वो अपनी टीम के साथ में चिदम्बरम की जानकारी निकालने में लग जाता है और उसके पास के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिससे उससे एक बच्चे के बारे में भी पता चलता है जिसको किलर ने ही मारा था। ये बच्ची एक नर्स की बेटी होती है जिससे चिदम्बरम पसंद करता था, लेकिन बेटी को जब किलर ने मार दिया था तो नर्स ने भी अपनी जान ले ली थी। अरविंद को जांच में ये भी मालूम होता है कि जितने भी लोगों का मर्डर हुआ है वो चिदम्बरम के आसपास के लोग थे या जिनको चिदम्बरम जानता था। अरविंद का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि चिदम्बरम की मेंटली सिचुएशन खराब है और उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। उसे दौरा पड़ता होगा और वो लोगों को मार देता होगा। जब ठीक हो जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने क्या किया। अब शक की वजह से अरविंद हाई अथॉरिटी की मदद से चिदम्बरम को हाउस अरेस्ट कर देता है, लेकिन चिदम्बरम अपना मेडिकल करवाने के लिए वहां से चला जाता है। लेकिन वहां अपना मेडिकल करवाने के बाद में चिदम्बरम मीडिया वालों को ये कहता है कि 5 साल पहले जो मारा गया था वो किलर ही था। अब जो ये मर्डर हो रहा है ये सभी मर्डर कोई और कर रहा है उसकी नकल करने के लिए। ये वो इसलिए कर रहा था क्योंकि चिदम्बरम को लग रहा था कि ऐसा करके स्माइली मैन गुस्से में आ जाएगा कि सारी हत्याएं मैं कर रहा हूँ, नाम किसी और का हो रहा है और वो फिर कुछ गलत कर बैठेगा। यहाँ अरविंद उस नर्स के बारे में जानकारी निकालने में लग जाता है जिसे चिदम्बरम पसंद करता था। जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वहाँ एक प्रभु नाम का भी बंदा था जो कि उसी नर्स को पसंद करता था। वो उस हॉस्पिटल में मुर्दाघर में काम करता है। फिर अरविंद प्रभु से मिलने जाता है तो वो वहीं पर काम कर रहा था। अब काम करते वक्त वहां पर वही गाना बज रहा होता है जो कि उस ट्रक में से बज रहा था, जो ऑटो वाले ने ट्रक में से सुना था। खैर फिर अरविंद प्रभु से नर्स के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन प्रभु सिर्फ यही कहता है कि मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता था, वो मेरी बहन जैसी थी। तो अरविंद ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाता क्योंकि उसके खिलाफ अरविंद के पास में कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन उसे प्रभु पर शक हो जाता है कि कुछ तो है जो वो बता नहीं रहा है। रात को चिदम्बरम विद्या की फाइल को चेक करता है तो उस फाइल में उसे उस आदमी की पत्नी की फोटो भी मिलती है जिस आदमी ने 15 लाख के बदले स्माइली किलर बनने के लिए राजी हो गया था और जिसका एनकाउंटर वेंकटेश्वर ने कर दिया था। चिदम्बरम को लगता है कि हो सकता है कि ये किलर का नेक्स्ट टारगेट हो, तो वो उससे मिलने के लिए सोचता है। चिदम्बरम का सोचना यहाँ पर सही भी था। हमें वही आदमी की पत्नी दिखती है जो कि रात में अपने घर जा रही थी। तभी वहां किलर का वही ट्रक उसका पीछा करता है और उसे जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसके वहीं पर मौत हो जाती है और तभी चिदम्बरम भी वहां पर पहुंच जाता है।
अब चिदम्बरम पहली बार किलर को देखने वाला था और जब वो किलर को देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो वही पोस्टमार्टम वाला प्रभु ही था। अब जब तक चिदम्बरम उसको पकड़ता, प्रभु वहां से उस औरत को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अरविंद अपनी फैमिली के साथ में पूजा करके घर आता है तो बुरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि उसे वहां पर उसी औरत की लाश लटकी हुई मिलती है जिसे किलर ने उसी तरीके से मारा था। उसमें एक वार्निंग भी लिखी होती है कि मेरा एक लास्ट शिकार बचा हुआ है, अगर दम है तो रोक कर दिखाओ। तो अरविंद भी ये समझ जाता है कि वो चिदम्बरम पर बिना वजह ही शक कर रहा था। और अब एक और मर्डर के बाद सभी लोग पुलिस वालों पर सवाल उठाने लगते हैं, इसलिए पुलिस पर और भी ज्यादा प्रेशर हो जाता है किलर को पकड़ने का। यहाँ चिदम्बरम किलर के बारे में जानने के लिए अपने घर पे बैठा हुआ रिसर्च कर रहा होता है कि तभी किलर ही वहां पर आ जाता है जो कि चिदम्बरम को मारने आया था। अब अचानक उसे वहां पर देखकर चिदम्बरम एकदम से घबरा जाता है। घर में आते ही वो चिदम्बरम पर हमला कर देता है। चिदम्बरम भी उसे मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि चिदम्बरम उस कंडीशन में था ही नहीं कि उसे अच्छे से मार सके। लेकिन फिर भी चिदम्बरम उसे मारकर नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगता है। तभी प्रभु उससे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ये सब क्यों किया है। तो अचानक चिदम्बरम रुक जाता है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। अभी पता चलता है कि प्रभु के हमेशा से ही दो रूप थे, एक वो जिसमें वो नॉर्मल रहता था और दूसरा वो जिसमें वो पागलों वाली हरकत करता था। पहले तो प्रभु के फ्रेंड उसके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रभु का एक और पागल वाला रूप भी है तो वो लोग धीरे धीरे प्रभु से दूर जाने लगे और उससे बात करना बंद कर दिया। दोस्तों का ये बिहेवियर देखकर प्रभु बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। जब प्रभु को ये बात सहन नहीं हुई तो वो एक दिन अपने दोस्तों के पास जाता है, उन्हें मार देता है। वो चाहता था कि सब उसके साथ खुश रहे और मुस्कुराते रहे, इसलिए वो जब भी किसी को मारता था तो उसके फेस पे एक स्माइली बना देता था। उसके बाद उससे अपने हॉस्पिटल में एक नर्स दिखती है जिसका नाम चित्रा होता है। चित्रा हमेशा प्रभु को देखकर मुस्कुराती थी, तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता था। वो चित्रा को पसंद करने लगता है। फिर प्रभु उसको फॉलो भी करता है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि चित्रा का हस्बैंड नहीं है, वो अपनी बेटी के साथ रहती है। तो प्रभु को भी चांस दिखता है। धीरे धीरे वो आपस में बातचीत चालू कर देते हैं। फिर प्रभु चित्रा को अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन चित्रा कहती है कि मेरी बेटी अगर तुम्हें पसंद कर लेती है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तो प्रभु भी उसकी बेटी को खुश करने की कोशिश करने लगता है। प्रभु उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करता है। प्रभु उसे कई तरह के गिफ्ट्स भी लाकर देता है, लेकिन उसकी बेटी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। दूसरी तरफ जब भी चित्रा की बेटी चिदम्बरम से मिलती थी तो काफी खुश होती थी। एक दिन चित्रा अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा, अगर ये अंकल अपने साथ रहने लगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो उसकी बेटी कहती है कि नहीं, मुझे अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो चिदम्बरम अंकल ही पसंद है। ये सुनकर प्रभु गुस्से में भर जाता है। चित्रा अपनी बेटी से पूछती है कि क्या मैं इन अंकल से शादी कर सकती हूँ, तो उसकी बेटी मना कर देती है। फिर वो भागती हुई चिदम्बरम के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या आप मेरी माँ से शादी करेंगे? चिदम्बरम उनसे कहता है कि हाँ, अगर तुम्हारी माँ को कोई ऐतराज नहीं है तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सारी बात प्रभु बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और वो गुस्से में एकदम भर जाता है। एक दिन चित्रा जब घर पे नहीं होती है तो प्रभु उसकी बेटी के पास जाता है और उससे गुस्से में पूछता है कि तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? तो वो कहती है कि नहीं, आप मुझे अच्छे नहीं लगते हो, मुझे तो चिदम्बरम अंकल ही पसंद है। तो प्रभु का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे गुस्से में समझाता है तो वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। भाग रही होती है तो चिदम्बरम अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। जैसे ही चिदम्बरम को पुकारने की कोशिश करती है तो प्रभु उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह दबाकर उसे छुपा देता है। चिदम्बरम को उसकी आवाज तो सुनाई देती है तो वो एक पल के लिए रुककर इधर उधर देखता है। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है तो उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा और वो फिर से वहां से चला जाता है। वो उस बच्चे को चुप कराने के लिए उसका मुंह इतना जोर से दबा देता है कि दम घुटने की वजह से वो वहीं पर मर जाती है। जब चित्रा को अपनी बेटी के बारे में पता चलता है तो पूरी तरीके से बिखर जाती है और वो इसी गम में अपनी जान ले लेती है। ये बात जब प्रभु को पता चलती है तो वो भी टूटकर बिखर जाता है। लेकिन प्रभु इस सबका कसूरवार चिदम्बरम को ही मानता है कि जो कुछ भी हुआ है वो चिदम्बरम की वजह से ही हुआ है। फिर वो सोचता है कि अब वो भी चिदम्बरम के आसपास वाले सभी लोगों को मार डालेगा ताकि वो भी हमेशा अकेला रह जाए। प्रेजेंट डे में चिदम्बरम की मेमोरी लॉस होने लगती है और वो सब कुछ भूलने लगता है। प्रभु भी वहां से भाग जाता है। फिर चिदम्बरम रिकॉर्डिंग से सब कुछ याद कर लेता है और वो पूरे जोश के साथ में प्रभु का एड्रेस ढूंढकर उसके पास में चला जाता है। प्रेजेंट डे में चिदम्बरम की मेमोरी लॉस होने लगती है और वो सब कुछ भूलने लगता है। प्रभु भी वहां से भाग जाता है।
फिर चिदम्बरम रिकॉर्डिंग से सब कुछ याद कर लेता है और वो पूरे जोश के साथ में प्रभु का एड्रेस ढूंढकर उसके पास चला जाता है। चिदम्बरम जाकर प्रभु को मारना शुरू कर देता है और वो प्रभु के सर पर हथौड़े से वार करके उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे अरविंद मीडिया को सच्चाई बताता है कि असली मुजरिम वो नहीं था जिसे वेंकटेश्वर ने मारा था, बल्कि असली किलर तो प्रभु है जिसे चिदम्बरम ने मार डाला है, और ये केस अब ऑफिशियली क्लोज भी हो गया है। और अब दूसरी तरफ हमें चिदम्बरम को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर होता है जहां वो अपनी पूरी याददाश्त खो बैठा है और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। और इसी के